आर्ट एंड कल्चर तो पूरा सब्जेक्ट ही, अगर आप हिस्ट्री से कंपेयर करोगे उसको, तो आर्ट एंड कल्चर अपने आप में उसी लेवल की वेटेज रखता है जिस लेवल की पूरी हिस्ट्री वेटेज रखती है। छोटा टॉपिक है, आर्ट एंड कल्चर इतना बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि अगर आप सही से उसको पढ़ो तो इंटरेस्टिंग लगता है, वरना बोरिंग लगेगा। तो इसलिए मुझे आर्ट एंड कल्चर पढ़ाने में मजा आता है, क्योंकि मुझे वो सिविल इंजीनियरिंग लगती है, क्योंकि वो सिविल ही है। उसमें टेम्पल की कंस्ट्रक्शन, उनकी डिजाइनिंग, उनका व्यू कहाँ से, सेक्शन व्यू कहाँ से आता है, तो हम ये 4 साल हम यही करते रहे पूरे सिविल इंजीनियरिंग में। उसके बाद जब हिस्ट्री से उसको रिलेट कर दिया तो फिर और ज़्यादा बढ़िया मजा आने लगा उसको पढ़ने में, फिर पढ़ाने में और अच्छा लगने लगा। इंटरेस्टिंग है, छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको हेल्प मिलेगी ऐसे राइटिंग में भी। ऐसे में अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा आता है जिसमें आपको कोई चीज़ मेंशन करनी है, ऐसे के अंदर कोटेशंस या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें जो अपना कल्चर रिप्रेजेंट करती हैं, ऐसी चीज़ें सपोर्ट में आप डाल सकते हो अपने आंसर को अच्छा बनाने के लिए। कोटेशंस अच्छी डाल सकते हो। कोटेशंस के लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा, बताऊंगा, ठीक है? वो बुक खरीद लेना, छोटी सी बुक है, ज़्यादा उसमें महंगी नहीं है, 60-70-80 रुपए की बुक होगी, बट उसमें कोटेशंस बहुत अच्छे हैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कोटेशन से अगर आप आंसर स्टार्ट करते हो या बीच में कई कोटेशन मेंशन करते हो तो वो आंसर की वैल्यू बढ़ा देता है। एक होता है ना ऐसे में, अगर आप कोटेशन डाल रहे हो वो अच्छा लगता है आंसर देखने में, बट जिसने कोटेशन बोली है उसका नाम लिखना जरूरी होता है वहां पे, ये भी ध्यान रखना। अगर आपको नाम नहीं पता है तो भी आपको ये लिखना पड़ेगा, वो एनोनिमस, लेकिन कोशिश ये करो कि वही कोटेशन यूज करो जिसका आपको पता है किसने लिखी है। बिना नाम की कोटेशन में वैल्यू नहीं करती, वहां पे नाम लिखना जरूरी है। आप खुद नहीं लिख सकते ना कि आपने कोटेशन लिख दी नीचे अपना नाम लिख दिया, आप बना लो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वैल्यू नहीं होगी आपकी कोटेशन की। वैल्यू उसी कोटेशन की होती है जो कोई वैल्यूएबल इंसान होता है। आप अभी वैल्यूएबल नहीं हो, आप वैल्यूएबल बनोगे जब आप 10 साल आईएएस ऑफिसर की नौकरी कर लोगे, तब आप कुछ वैल्यू गेन कर पाओगे। जहांगीर के लिए हमें 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहली चीज तो जो आपको यहां रखनी है वो है कि जहांगीर के पीरियड में ब्रिटिशर्स की नजर इंडिया पे पड़ गई थी, और जो भी इंपॉर्टेंट लोग हैं जो ब्रिटिश को रिप्रेजेंट करते हैं, अब वो इंडिया में एंट्री करने लग जाएंगे। अभी तक आपने देखा पोर्टुगल्स ने कोशिश करी थी, अकबर के सामने उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया था। ब्रिटिश की जो अब इंडिया की तरफ अट्रैक्शन है वो जहांगीर के टाइम पे बढ़ने लग जाएगा। पहली इंपॉर्टेंट चीज तो सबसे ज्यादा ये है, जहांगीर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ब्रिटिश की जो एंट्री है, ब्रिटिश के लिए जो गेट ओपन हुए हैं वो यहां से ओपन होते हैं जहांगीर के पीरियड से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके पीरियड में जो वुमेन की पोजीशन है वो आपको अगेन इंप्रूव होती हुई दिखती है। देखो अकबर के टाइम पीरियड में वुमेन की पोजीशन इंप्रूव्ड होते हुए हम देखिए ऐसा कह नहीं सकते। उसका रीजन ये है कि जोधाबाई को इंटरनल स्टेट अफेयर्स में अलाउ नहीं था डिसीजन लेना, डिसीजन अकबर के ही होते थे। जोधाबाई वाज जस्ट लाइक कि उनका फेस यूज हो रहा है लेकिन उनको डिसीजन लेना अलाउड नहीं था, मतलब वो डिसीजन नहीं ले सकती थी स्टेट के, कि स्टेट का कोई पॉलिटिकल अफेयर है, कोई ऐसी चीज है, बड़ा डिसीजन है तो जोधाबाई अकबर के एब्सेंस में डिसीजन ले ले, ये पावर नहीं थी जोधाबाई के पास। समझ लो ना, जोधाबाई को उसने किसी पर्पस से शादी की थी और किसी पर्पस से ही वो उनके साथ रहती थी, लेकिन उनको वो पावर नहीं दी गई थी। ये हमें समझ में आता है, पर्पसफुल शादी थी ना, पर्पसफुल शादी थी इसलिए उनको पावर नहीं दी गई। ऑन द अदर हैंड जहांगीर ने जिससे शादी करी नूरजहां से, तो जहांगीर ने जो शादी करी वो पर्पसफुल शादी नहीं थी, वो उसका खुद का इंटरेस्ट था शादी करने का, है ना। जहांगीर की जो शादी हुई थी वो अपने मन से हुई थी। एक होता है ना आदमी का, इंसान का खुद का इंटरेस्ट होता है तो वो सपोर्ट करता है उस चीज के लिए। तो जहांगीर की जो वाइफ है उनका बहुत बड़ा रोल है स्टेट अफेयर्स के अंदर। मतलब जहांगीर अगर डिसीजन नहीं भी लेता था या प्रेजेंट नहीं होता था वॉर में, तो नूरजहां के पास पूरी पावर थी, वो स्टेट अफेयर्स के सारे डिसीजन ले सकती थी। तो हमें यहाँ पे एक चीज समझ में आती है कि अकबर से ज्यादा बेटर पोजीशन वुमेन की हमें जहांगीर के पीरियड में दिख रही है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अकबर वॉज टोटली एडमिनिस्ट्रेटर। अकबर की एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स की इसलिए हम दाद देते हैं क्योंकि वो दिमाग से खेलने वाला इंसान था, दिल से सोचता नहीं था। उसको दिल से कोई मतलब ही नहीं था एक्चुअली देखा जाए, वो दिमाग से खेलता था, क्योंकि वो 14 साल की उम्र से राज कर रहा है। जो 14 साल की उम्र से राज कर रहा है, राज चला रहा है, वॉर पे जा रहा है, उसका दिमाग जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है। वो बचपन से फील्ड में उतर गया, वॉर फील्ड में, तो उसको तो खेल ही, उसका दिमाग ही अलग है, इसलिए वो एक्सपेंड कर गया। पर जहांगीर ऐसा नहीं था, ना शाहजहां ऐसा था। दोनों की आपको लव स्टोरीज पता है ना, जहांगीर ऐसा था ना शाहजहां ऐसा था, दोनों इसीलिए अकबर का मैच नहीं कर पाए एक्सपेंशन और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के अंदर। बट ओवरऑल अगर हम बात करें सोसाइटी की, अगर हम ओवरऑल बात करें वुमेन की पोजीशन की, लोगों की, तो वो बहुत पीसफुल रहा है इनके पीरियड में। वुमेन की पोजीशन इंप्रूव होती दिख रही है क्योंकि नूरजहां जो इसकी वाइफ है वो पॉलिटिकल अफेयर्स, स्टेट अफेयर्स में बहुत एक्टिव रोल प्रेजेंट प्ले कर रही है। डिसीजन लेने का पूरा हक है और लेती थी डिसीजन, जो लोगों को भले ही पसंद नहीं आता था। नोबल्स को ऑब्वियसली बात है वुमेन डिसीजन लेगी कभी पसंद नहीं आएगा, ना कभी आया है शुरुआत से। आपने शुरुआत से देख रहे हो, इल्तुतमिश के टाइम से आप देख रहे हो, नोबल्स को ये चीज पसंद नहीं आने वाली। तो यहाँ पे अगर इनको डिसीजन लेने दिया जा रहा है तो नोबल्स कहीं ना कहीं चिढ़ रहे हैं उस चीज से भी। समझ में आ रहा है। तो एक चीज यहाँ पे, पहली चीज मैंने आपको बताई जो ध्यान रखनी है, ब्रिटिश एंट्री। ये कीवर्ड्स मान लो इन चीजों को, जो जहांगीर के पीरियड को हमें याद रखना है जिस पॉइंट से। एक तो ब्रिटिश की एंट्री, दूसरा वुमेन की पोजीशन इंप्रूव हुई है यहाँ पे। ओवरऑल मुगल अंपायर देखोगे तो सबसे अच्छी पोजीशन हमें जहांगीर के पीरियड में देखने को मिलेगी,
क्योंकि जहांगीर में उनकी वाइफ और जहांगीर दोनों एक दूसरे से अटैच थे, बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच थे, तो उनको पूरी उसने हक दिया था कि भाई आप डिसीजन ले सकते हो।